नमस्कार, आदाब। मैं हुसैन रिजवी। इनसे उम्मीद न रख हैं ये सियासत वाले, ये किसी से भी मोहब्बत नहीं करने वाले। लेकिन दावा तो मोहब्बत का ही है और दावा भी ऐसा वैसा नहीं है। आपने पूछा है कि बीजेपी पुजारियों और ग्रंथियों से इतनी नफरत क्यों करती है। केजरीवाल तो यहां तक कह गए कि इसे रोकोगे तो बहुत पाप लगेगा। बताया जा रहा है कि ऊपर वाला सब देख रहा है, मतलब खेल बड़ा हो रहा है। साफ है, दिल्ली में चुनाव होने हैं तो याद हिंदू, मुसलमान, सिख और बौद्ध धर्म के मानने वाले भी आ रहे हैं। केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना का ऐलान किया और रजिस्ट्रेशन भी हो रहा है, जिसके तहत दिल्ली के मंदिरों के पुजारियों और गुरुद्वारों के ग्रंथियों को 18,000 रुपए महीना दिया जाएगा। बस शर्त यह है कि दिल्ली में आपकी सरकार फिर से बनाइए और 18,000 रुपए पाइए। अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे का नारा लगाने वाली बीजेपी के पास इसे सहने के अलावा फिलहाल कोई चारा भी नहीं है। और इसके बदले में कौन सा दांव काम करेगा, अभी इस पर रिसर्च चल रही है। लेकिन केजरीवाल जोर शोर से लगे हैं और कह रहे हैं कि बीजेपी ने सारे घोड़े छोड़ लिए, लेकिन उनकी इस योजना को नहीं रोक पाए। हालांकि बीजेपी इसका खुलकर विरोध भी कर रही है और कहा यह जा रहा है कि केजरीवाल को अब हार दिखाई दे रही है और वो चुनावी हिंदू बन गए हैं, इसीलिए उन्हें राम याद आ रहे हैं। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव दिल्ली वालों की तरफ से केजरीवाल से पिछले सालों का हिसाब किताब मांग रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल तो यह है कि स्कूलों, अस्पतालों की सियासत करने वाले केजरीवाल को पुजारी और ग्रंथी क्यों याद आ रहे हैं। क्या केजरीवाल ने दिल्ली में हिंदुत्व की राजनीति की राह पकड़ ली है? और केजरीवाल का पुजारी ग्रंथी वाला यह फॉर्मूला दिल्ली में कितना काम करेगा? क्या यह चुनाव इमाम बनाम पुजारी बनाया जा रहा है? तो क्या दिल्ली में मुसलमानों का वोटिंग पैटर्न भी बदलने वाला है? इन्हीं सारे सुलगते हुए सवालों के जवाब आज हम जानेंगे अपने बहुत ही खास मेहमानों से। तो अपने मेहमानों से सबसे पहले आपकी मुलाकात करवाते हैं। सबसे पहले मिलिए अहमद जावेद साहब से। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं और कई किताबें आपकी हैं, खासतौर से जर्नलिज्म पर लिखी हुई बेसिक्स ऑफ जर्नलिज्म किताब जो है आप लोगों को पढ़ाई भी जाती होगी। इसके बाद आदिल खान साहब का स्वागत कीजिए। आप आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं और मुस्तफाबाद से चुनाव भी लड़ रहे हैं। आदिल खान। इसके अलावा शहजाद पूनावाला, बीजेपी के प्रवक्ता, जोरदार तालियों से शहजाद का स्वागत कीजिए। कलीमुल हफीज साहब पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, लेकिन पिछला वक्त कलीम साहब का सियासत में भी रहा है। तो सबसे पहले हम अपनी बातचीत की शुरुआत करते हैं आदिल खान साहब से, क्योंकि सरकार अभी दिल्ली में उन्हीं की चल रही है और उनकी पार्टी की तरफ से जो ऐलान हुआ है कि आने वाले वक्त में हमारी सरकार रिपीट करिए तो पुजारियों को, ग्रंथियों को 18,000 रुपए महीने दिए जाएंगे। तो आदिल साहब, शुरुआत आपसे ही कर लेते हैं। ये पुजारियों, ग्रंथियों की याद इतने वक्त के बाद कैसे और क्यों करा गई भाई? देखिए, आम आदमी पार्टी इस देश की इकलौती पार्टी है जो सबका साथ और सबका विकास पर भरोसा रखती है। भारतीय जनता पार्टी खोखला नारा देती है और आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल जी उस पर भरोसा करते हैं। हम इमामों को भी सैलरी दे रहे हैं, हम पुजारियों को भी दे रहे हैं, हम ग्रंथियों को भी दे रहे हैं, हम सबका पुजारियों ग्रंथियों को देंगे हम सबका सम्मान करते हैं। हमारे लिए तो जितना इमाम जरूरी है उतना पुजारी भी जरूरी है। हमारे लिए भेदभाव नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक नया एजेंडा लेके आ गई कि अरविंद केजरीवाल जी चुनावी हिंदू हैं। भाई, आप असली हिंदू बन जाइए। आपकी 22 राज्यों में सरकार है, आप दीजिए ना वहां। आप सब छोड़ दीजिए, 22 राज्य छोड़ दीजिए, आपकी 2 राज्य आप हरियाणा और उत्तर प्रदेश में दे दीजिए। आप उत्तर प्रदेश, गुजरात में दे दीजिए जो आपकी प्रयोगशाला है। तो आप तो सबसे नफरत करते हैं। बेसिकली भारतीय जनता पार्टी सबसे नफरत करती है। शिक्षा से उनको नफरत है, स्वास्थ्य से उनको नफरत है, बिजली से उनको नफरत है, पानी से उनको नफरत है। भारतीय जनता पार्टी सच कहा जाए तो इंसानियत की दुश्मन है। अगर 24 घंटे, ये कहते हैं अभी आपने एक नारा कि अब न सहेंगे बदल के रहेंगे। क्या नहीं सहेंगे? 24 घंटे बिजली दिल्ली के अंदर मिलती है। आप दीजिए अपने 22 राज्यों में किसी एक जहां 24 घंटे बिजली, आप दे नहीं सकते। मैं तो चैलेंज करता हूं आपके चैनल के माध्यम से, आपके इस मंच से, कि भारतीय जनता पार्टी किसी एक राज्य में सिर्फ 24 घंटे बिजली दे दे। हम तो फ्री बिजली देते हैं। हमने कहा महिलाओं को सम्मान राशि देंगे 2100 रुपए महीने, आपने पुलिस लगा दी। और किसके कहने पर? कांग्रेस पार्टी के कहने पर। हमने कहा हम बुजुर्गों को फ्री में इलाज देंगे, आपने उस पर पुलिस लगा दी कि जी उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता, आपने उसको बंद कर दिया। तो ये सबके विरोधी हैं, ये महिला विरोधी हैं, इस देश के नौजवानों के विरोधी हैं। ये कहते हैं जी बदल के रहेंगे। आप क्या बदलोगे? जो अच्छे स्कूल अरविंद केजरीवाल जी ने बनाए उसको बदलेंगे?
जो अच्छे अस्पताल बनाए उसको बदलेंगे। ज्यादा बेरोजगारी अगर किसी ने दी है तो भारतीय जनता पार्टी ने और नरेंद्र मोदी जी ने दिया। इसका जवाब अब हम शहजाद से इसका जवाब लें, उससे पहले जरा केजरीवाल साहब को सुन लेते हैं जो उन्होंने कहा, बड़ा दिलचस्प है, सुनिए जरा उनको। ये देश में पहली बार हो रहा है, आज तक कभी किसी पार्टी किसी सरकार ने ऐसा नहीं किया, ये पहली बार हो रहा है। जैसे दिल्ली में हमने कई काम पहली बार किए, स्कूल अच्छे किए पहली बार किए, अस्पताल अच्छे किए पहली बार किए, महिलाओं के लिए बस यात्रा फ्री करी पहली बार करी, ऐसे ये पहली बार हो रहा है। और मैं उम्मीद करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की सरकारें भी इससे सीख के अपने अपने राज्यों के अंदर पुजारियों और ग्रंथियों के सम्मान के लिए ऐसी योजनाएं लागू करेंगी। मेरी भारतीय जनता पार्टी से हाथ जोड़ के विनती है, जैसे उन्होंने पुलिस भेज के फर्जी केस करके महिला सम्मान को रोकने की कोशिश की लेकिन रोक नहीं पाए, हुआ रजिस्ट्रेशन, हो रहा है रजिस्ट्रेशन। उन्होंने संजीवनी योजना रोकने की कोशिश की, रोक नहीं पाए। इस तरह से ये कम से कम पुजारियों और ग्रंथियों की योजना को रोकने की कोशिश ना करें, बहुत पाप लगेगा। भाई शहजाद साहब, इतना पाप क्यों लेने को आप लोग तैयार हैं भाई? हुसैन साहब, मैंने 4-4.5 मिनट आदिल भाई की बात सुनी और मुझे उम्मीद है मैंने एक शब्द नहीं बोला। 5 मिनट पूरे। हाँ, तो मैं भी बोलूंगा, तो बीच में हस्तक्षेप ना करें। इन्होंने कहा कि किसी 2 राज्य में, और केजरीवाल साहब ने बोला एक राज्य में तो करके दिखाओ। मध्य प्रदेश में 52,000 पुजारियों को 2018 से सैलरी, हम सैलरी तो नहीं बोलते, सम्मान वेतन या सम्मान राशि मिल रही है 2018 से। उत्तर प्रदेश में, तालियां रुकनी नहीं चाहिए, उत्तर प्रदेश में 2019 से साधुओं को पेंशन मिल रही है, 2019 से। अयोध्या और काशी में तो कुछ पंडितों की, कुछ पुजारियों की सैलरी 80,000 रुपए प्रति महीना ऑलरेडी कर चुके हैं। उसके बाद एनडीए की सरकार आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में एनडीए की सरकार है, चंद्रबाबू नायडू, पवन कल्याण और हमारी सरकार है। वहां पर 3,000 रुपए वेद विद्या के स्कॉलर्स को, 15,000 रुपए प्रति माह एक मंदिर के आचार्यों को दे दिया। अनाउंसमेंट नहीं, यहां पर क्या कहा जा रहा है, हम घोषणा कर रहे हैं। भाई साहब, अब तो सरकार है तो आज ही आज दे दीजिए। इमामों को कब से दिया? 5 वर्ष पहले से दिया। इमामों को 5 वर्षों से दे रहे हैं, पुजारी और ग्रंथियों को क्या बोल रहे हैं, हम देंगे। अरे सरकार आज है, आज के आज इंप्लीमेंट करके जो 5 साल या 10 साल से इमामों को दे रहे हैं 850 करोड़ रुपए, उतना पैसा दे दीजिए ना ग्रंथियों को और पुजारियों को। और दूसरी बात, प्लीज सर, आपने उनको इंटरप्ट नहीं किया, प्लीज सुन लीजिए। दूसरी बात, पंजाब में तो सरकार है, चलिए इमामों की सैलरी अब कह रहे भाजपा ने रोक ली। पंजाब में तो आपकी सरकार है, वहां ना एलजी है ना वहां भाजपा है। वहां पर 1,000 रुपए प्रति महिला को देने का वादा किया था। 2.5 साल निकल गए, कितनी महिलाओं को 1,000 रुपए दिए पूछ लेना, कितने ग्रंथियों को दिए पूछ लेना, कितने पंडितों को दिए पूछ लेना। आखिरी बात मैं पूछना चाहता हूं, इन्होंने कहा कि हम हिंदुओं का सम्मान या मंदिरों का सम्मान, या चुनावी हिंदू है हम लोग और हम लोग सम्मान नहीं करते ना। इनके एक नेता है गोपाल इटालिया, गोपाल इटालिया ने क्या कहा है मंदिरों के विषय में, सुन लीजिए। તમારી માતા બહેનોને પણ રિક્વેસ્ટ કરવી જોઈએ। वो ऐसे आवाज नहीं जाएगी, आप बता सर, दीजिए मैं क्या सुन क्या सब सुन लेंगे। બહેનો, એ મારી દીકરીઓ, पहली बार थोड़ी टीवी कर रहा हूं। તમારું કઈ વળવાનું છે નહીં, એ શોષણના ઘર છે। मंदिर शोषण का घर है गोपाल इटालिया। अरविंद केजरीवाल ने खड़े होकर मंच से कहा था, मेरी नानी ने बोला बाबरी विध्वंस के बाद मंदिर बनाना बहुत गलत काम है। मनीष सिसोदिया ने कहा था अयोध्या में मंदिर की क्या आवश्यकता है, वहां पर यूनिवर्सिटी बना दो। वेटिकन के बारे में या किसी और जगह के बारे में ऐसे नहीं कहते। मंदिरों के विषय में राजकुमार गौतम जो इनके मंत्री थे, इन्होंने निकाला नहीं था, उन्होंने कहा था कि मंदिरों में बलात्कार होते हैं। और तो और छोड़ दीजिए, उन्होंने कहा इमामों का सम्मान करते। मुस्तफाबाद से चुनाव लड़ रहे नरेश यादव, आप गूगल कर लीजिए, नरेश यादव इनके कैंडिडेट थे। उन्होंने कुरान पाक को फाड़ा था, कन्विक्ट हुए कोर्ट में, और इन्होंने टिकट दिया उनको, और उनका टिकट काटा नहीं। दबाव में आने के बाद उन्होंने स्वयं कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, अभी भी पार्टी में है। अगर ये सम्मान करते हैं, कुरान पाक का सम्मान करते हैं और मंदिरों का सम्मान करते हैं, तो बता दे इधर कि गोपाल इटालिया पर, केजरीवाल पर और ये जो नरेश यादव है, इस पर क्या स्टैंड है, इधर उधर की बात। और उन्होंने एक राज्य मांगा, मैंने 4 राज्यों का गिनाया। अब बताइए कि अब क्या स्कीम को क्यों नहीं लागू करते? पंडितों को, पुजारियों को और ग्रंथियों को 5 साल का बकाया भी दीजिए और आज से दीजिए, क्यों रोके रखा है? ठीक है, ठीक है। एक चीज आदिल भाई, आपके हवाले होगा माइक, आप जरा ये भी इस सवाल को ले लीजिए कि अभी तो सरकार आपकी है, आप ये क्यों कहा जा रहा है कि सरकार आएगी तब इसको शुरू करेंगे? देखिए, पहली बात तो है कि शहजाद भाई को पुराने ऑडियो चलाने का बड़ा शौक है। एक बार अपना भी ऑडियो चला लीजिए, जिसमें आपने बोला मोदी कच्चे पक्के हिंदू हैं। मोदी तो हिंदू ही नहीं है,
उसका चला भी दीजिए। ऑडियो चला दीजिए। चला दीजिए। आप एआई के माध्यम से पहले अपनी जो रिकॉर्डिंग है उसको डिलीट करा लीजिए। जो आपने बोल रखा है मोदी को, जो भर भर के गालियां दे रहे थे मोदी जी को, पहले उसको डिलीट करा दो, दूसरे की रिकॉर्डिंग बाद में सुनाइए। एक बात, मेरे पास आंकड़े, उत्तर प्रदेश में ना आपने एक पैसे नहीं दिया, आप झूठ बोल रहे हैं। दूसरी बात, मध्य प्रदेश में 5,000 रुपए आप देते हो। बेवकूफ समझ रखा है क्या लोगों को? आप 18,000 रुपए करिए ना। आप आंकड़े पढ़ के मोदी जी के अनाउंसमेंट को जैसे वो जुमला बोलते हैं वैसे आप जुमला बोल रहे हो। आप बताओ ना आपने कहां दिया है? आप 5,000 रुपए दे रहे हो। शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को कि आपने समझ क्या रखा है पुजारियों को। आपने हरियाणा में तो लागू कर दिया, मौलवियों को पैसे दे रहे हो, वहां ग्रंथियों को क्यों नहीं पैसे दे रहे हैं? आप दीजिए ना पैसे, क्यों नहीं दे रहे हैं? दूसरी बात, इन्होंने आप लोग जनता से मुखातिब रहिए, एक दूसरे से नहीं। आपने कहा कि ये अभी क्यों नहीं लागू कर रहे हैं? अभी ये लागू ही नहीं होने देंगे। इन्होंने 17 महीने से इमामों की सैलरी रोक रखी है। 17 महीने से केजरीवाल साहब को जेल भेज के पूरे दिल्ली का काम इन्होंने ठप कर दिया। अब धीरे धीरे काम हो रहे हैं, 2-4-5 दिन में उनको सैलरी भी मिल जाएगी। ये इंसानियत के दुश्मन है, मैंने पहले ही बोला था। ये कहते हैं ये क्या बात करेंगे? ये स्कूल बंद कराना चाहते हैं, ये अस्पताल बंद कराना चाहते हैं, ये मोहल्ला क्लिनिक बंद कराना चाहते हैं, ये बच्चों की शिक्षा बंद कराना चाहते हैं। आपके पास एक स्कूल नहीं है जहां मोदी जी बैठ के फोटो खिंचा लें। जब फोटो खिंचाना होता है तो टेंट के स्कूल बना के आपके सबसे बड़े नेता फोटो खिंचाते हैं। आप क्या बात करोगे? आप हमसे शिक्षा पर बात करो, आप हमसे स्वास्थ्य पर बात करो, आप हमसे मोहल्ला क्लिनिक पे बात करो, आप महिला सम्मान पर बात करो, आप बुजुर्गों के इलाज पे बात करो। आपके पास कुछ नहीं है। आप नहीं, इसीलिए आदिल मैंने शुरुआत में बात कही के समय हिंदू मुस्लिम ला करके लोगों को बरगलाने का काम करते हैं। आदिल, इसीलिए मैंने शुरुआत में बात कही। एक 30 सेकंड मुझे देना पड़ेगा, आप नहीं बोलेंगे। एक मैं यहां पर हमारे साथी हैं, जर्नलिस्ट हैं, मैं इनको एक किताब रिकमेंड करूंगा आपके इस मंच से, द मुस्लिम वेनिसेस। इस किताब को आप लोग पढ़िएगा। इसमें शहजाद भाई की पार्टी की तरह एक बेसिकली एक प्ले है। इसमें शहजाद भाई की पार्टी की तरह एक विधायक होता है जो 24 घंटे ये कहता है मुसलमान विरोधी बात करता है। एक दिन सुबह उठ के जाता है, उसको पता चलता है कि शहर से सारे मुसलमान गायब हो गए। फिर वो रोना शुरू कर देता है, कहता है मैं राजनीति किस पर करूंगा। आज भारतीय जनता पार्टी का बात समझ में आ गई। सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान करके इस देश के जो मुद्दे हैं उनको भारतीय जनता पार्टी और इनके लोग खत्म करना चाहते हैं। ठीक है आदिल, लेकिन आप भी उसी राह पे जा रहे हैं। मुसलमान की बात करते हैं, हम अस्पताल की बात करते हैं, ये हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। अपनी बताओ ना। इसमें आपने कहा था कि अगर इंटरप्ट होगा तो आदिल भाई मेरे बीच में कोई टोकेगा नहीं, कोई बोलेगा नहीं। मैंने सबकी बात सुनी है। बिल्कुल, चलिए शुरू करिए अपनी बात। कांग्रेस वालों ने चोरी कर रखी है, मुलायम सिंह यादव ने चोरी कर रखी है, मायावती ने चोरी कर रखी है, सबने चोरी कर रखी है। और अगर ये पार्टियां जन लोकपाल बिल पास कर देंगे तो ये सारे जेल चले जाएंगे, सबकी संपत्ति। ये थे अरविंद केजरीवाल। मैंने क्या बोला है नहीं बोला है आप भी अपने समय पर सुना दीजिए, पर आप तो बता दीजिए ना। आप तो भ्रष्टाचार लड़ने आए थे ना, लालू प्रसाद यादव के साथ बैठे और बोलते कि हम भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ रहे हैं। इनका मनीष सिसोदिया का ट्वीट है कि मंदिर दर्शन के बदले अगर शिक्षा दर्शन पर बात होती तो शिक्षा व्यवस्था सुधर जाती। ये बयान देने वाले व्यक्ति आज क्यों शिक्षा पर बात नहीं करना चाहते? क्योंकि लटकती हुई तार मुक्त दिल्ली बनाने का वादा था, हुई क्या? इन्होंने कहा था प्रदूषण मुक्त दिल्ली बनाएंगे, हुई क्या? इन्होंने कहा यमुना जी को साफ करेंगे, हुई क्या? इन्होंने कहा 500 नए स्कूल बनाएंगे, बने क्या? इन्होंने 24 नए अस्पताल बनाने की बात की थी, 24 नए अस्पताल के नाम ले लो। 20 नए यूनिवर्सिटी बनाने की बात की थी, 20 नए यूनिवर्सिटी के नाम ले लो। इन्होंने कहा था कि हम लोग 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे, दिए क्या? और पंजाब में तो आपकी सरकार है। पंजाब में कितने पुजारियों को, कितने ग्रंथियों को और कितनी महिलाओं को हजार रुपए या जितना भी पैसा देना है दिया है, वो एक बार आंकड़े के साथ बता दीजिए। वहां ना एलजी है ना भारतीय जनता पार्टी है। पर मैं पूछा जाता हूं, इधर देखिए क्या बोला जा रहा है। आप एक मिनट, आप सभी लोग चेक कर लो, अयोध्या में और काशी में आप चेक कर लो कि वहां पर जो पुजारी है उनको कितना कितना सम्मान राशि मिलता है। यहां पर उन्होंने अयोध्या जी का अपमान किया। और मैं बताना चाहता हूं कि अयोध्या जी के बारे में ये लोग तो अभी चेक कर रहे हैं कि इनका आने वाला मुस्तकबिल कैसा होगा। और चेक कर लीजिए और सुन लीजिए। अभी मैंने इनसे पूछा कि गोपाल इटालिया ने जो बोला है मंदिरों के विषय पर, उसका क्या स्टैंड है, तो उन्होंने एक भी स्टैंड अभी तक नहीं बताया है। मैं आपको सुनाता हूं कि अयोध्या जी के विषय में क्या बोला था। मस्जिद का ध्वंस हुआ तो मैंने नानी से पूछा, नानी अब तो आप बड़े खुश हो गए, अब तो आपके भगवान राम का मंदिर बनेगा। कहती है ना बेटा, मेरा राम किसी की मस्जिद तोड़ के ऐसे मंदिर में नहीं। अब मैं पूछना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल का स्टैंड सही था या अरविंद केजरीवाल का स्टैंड गलत था। दो मेहमान चुके हमारे पास और हैं। कलीम साहब जरा अब जरा समझाइए, आप चूंकि खुद सियासत में भी रहे, ये अचानक आम आदमी पार्टी को पुजारी और ग्रंथियों की याद क्यों आ रही है? देखिए, ये आम आदमी पार्टी के ही अगर आंकड़े ले लें तो 2016 में इन्होंने जो पहले से इमामों की तनख्वाह देते चले आ रहे थे उसमें 182 इमाम थे और 59 मौज़िन थे,
उसके बाद इन्होंने जो पूरी दिल्ली के मसाजिद हैं उसमें 1100 इमाम और 900 मुअज्जिन को तनख्वाह देना शुरू की। जो पुराने वाले जो कांग्रेस के ज़माने से चले आ रहे थे प्लस इन्होंने जोड़ के उसको कई साल तक देते रहे, लेकिन पिछले 3 साल से प्राइवेट इमामों की तनख्वाह देना इन्होंने बंद कर दी। क्यों बंद की? क्योंकि प्राइवेट इमाम से क्या मतलब है आपका? प्राइवेट इमाम वो जो ऐसी मस्जिदें जो वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड नहीं है। नहीं, ऐसी मस्जिदें जो पहले से जो वक्फ बोर्ड की जो मस्जिदें हैं उनके जो इमाम थे उनको कांग्रेस भी दे रही थी तनख्वाह। कांग्रेस के दौर में भी वक्फ बोर्ड तनख्वाह दे रहा था, इनके दौर में भी दे रहा था, लेकिन इन्होंने जो पूरी दिल्ली की तमाम मसाजिद हैं जो वक्फ बोर्ड की नहीं हैं उनको भी ये लोग तनख्वाह दे रहे थे। वो 2000 लोग थे। ये जो सरकार आज आम आदमी पार्टी की जो ग्रंथी पुजारी योजना लाई है, मेरे ख्याल से इसको 3 साल पहले ही ले आना चाहिए थी, क्योंकि उनकी जो जिनको इन्होंने दे रखी थी तनख्वाह पर उसके बाद रोक दी, वो नहीं रुकती। इसी तरीके से जो पुराने इमाम हैं जिनको परमानेंट इमाम कहा जाता है उनकी भी 17 महीने से तनख्वाह नहीं दी है। और मुझे मेरी जितनी खबर है वो ये कि अब चूंकि इलेक्शन आ रहा है, लेकर प्रदर्शन चल रहा है, काफी प्रदर्शन चल रहा है और आजकल में वो दे भी दी जाएगी तनख्वाह, ये भी मेरे पास इंफॉर्मेशन है। चूंकि इलेक्शन है तो जहां तक आम आदमी पार्टी का रवैया है वो ये है, इलेक्शन की वजह से वो ये ग्रंथी और पुजारी योजना ले आई, जबकि इसको लाना चाहिए था 3 साल पहले, ताकि इमामों का भी नुकसान नहीं होता और ग्रंथी और पुजारियों को भी मिल जाती। लेकिन मुझे लगता है चूंकि चुनावी माहौल है, चुनाव में जरा वोट चाहिए, इसलिए ये लोग लेकर। तो कहीं से कुछ वोट खिसक भी रहा है क्या जो एक तरफ से और चाहिए? डेफिनेटली, वो तो चूंकि जब चुनाव आते हैं तो वोटर को लुभाने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए। जावेद साहब, एक चीज जरा ये समझाइए कि बार बार ये कहा जा रहा है कि ये दे रहे थे, ये दे रहे थे, लेकिन मैं बहुत सारी जगहों पर जब पढ़ रहा था और बहुत सारे लोगों को सुना, तो ये तनख्वाह क्या वाकई दिल्ली सरकार दे रही थी या वक्फ बोर्ड दे रही थी? जरा ये भी क्लियर कर दिए, कौन दे रहा है तनख्वाह? मैं पहले तो एक बात ये कहना चाहता हूँ कि ये जो आप देख रहे हैं, आपने जो सुना एपिसोड देखा, 2 भाई आपस में हाँ, इस तरह से भी बात हो सकती है। तो ये जो है बुराई का बुराई से मुकाबले में एक कंपटीशन चल रहा है। बुनियादी चीज़ ये है, एक शरद जोशी हुआ करते थे, आप सब जानते हैं, बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट, किसानों के लीडर, किसान पक्ष के संस्थापक, महाराष्ट्र के बड़े लीडर थे। बाद में बीजेपी ने उन्हें राज्यसभा में भेजा था और बीजेपी के साथ उनका समझौता, वाजपेयी जी से वो प्रभावित हो गए थे तो उनके साथ उनका समझौता हुआ। शरद जोशी जी कहते थे कि इस मुल्क में सारी बुराइयों की जो सियासी बुराइयां हैं और जो गुलामी है, राजनीतिक दास्ता जो है लोगों की, उसकी जड़ ये इंसेंटिववाद है। आप हक नहीं दो, आप लोगों को अधिकार ना दो, उनको रोज़गार मत दो, उनको बेसिक पानी, बिजली, सेहत, जो इनका एजेंडा है, आप पार्टी का एजेंडा रहा। अगर दिल्ली की हवा साफ हो गई तो आप ठीक से रह पाएंगे? तो वो तो फेफड़े आदी हो चुके हैं आपके, तो वो मत दो और उसके बदले में थोड़ी सी खैरात दे दो, इमदाद दे दो, इंसेंटिव दे दो, स्कूल में खाना दे दो, इमामों का वो दे दो। ये इमाम का जो तनख्वाह का सिलसिला है ये आज नहीं शुरू हुआ, नरसिम्हा राव के ज़माने में शुरू हुआ। बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद नरसिम्हा राव जी मुसलमानों को मना रहे थे, उस वक्त थोड़ी थोड़ी स्कीम दी उन्होंने, मदरसे का मॉडर्नाइजेशन कर लो, ये कर लो, ये कर लो। उसमें ये भी उन्होंने एक इमाम को खड़ा किया, जो पार्लियामेंट स्ट्रीट की मस्जिद के एक इमाम थे, उनको उन्होंने खड़ा किया। वो उन्होंने जलसे भी किए, वहाँ ऐलान हुआ कि मस्जिदों के इमामों को पूरी तनख्वाह दी जाएगी। क्यों दी जाएगी भाई? मस्जिद का इमाम कम्युनिटी का आदमी होता है, कम्युनिटी का लीडर होता है, मुलाजिम नहीं होता। कम्युनिटी में जो आदमी लीड कर सकता है कम्युनिटी को, उसकी पूजा में वो होता है। इस्लाम धर्म में इसका कोई प्रोविज़न नहीं कि कोई मुलाजिम इमाम हो सकता है। गुलाम की इमामत तो मकरूह है, नौकर की इमामत इस्लाम धर्म में मकरूह है। वो कम्युनिटी का लीडर होता है, कम्युनिटी उसकी खिदमत, उसको नजराना पेश करती है, झुक के उसके कदमों में पैसे पेश करती है, तो वो कम्युनिटी का काम है। दूसरी बात जो आपने ये कही कि क्या सरकार देती है, ये जो बोर्ड के मस्जिदों को तनख्वाह मिलती है वो मस्जिदों की प्रॉपर्टी से, औकाफ की प्रॉपर्टी से मिलती है, जो मुसलमानों ने खुद दान किया है। वो उस प्रॉपर्टी वैसे मंदिर के पुजारियों को, ग्रंथियों को, अलग अलग जो तरह से ग्रंथियों को भी लोग देते हैं, जो उनकी कम्युनिटी है, वो तो अपने ग्रंथियों को वो आपसे क्या तनख्वाह लेंगे? गुरुद्वारा वाले तो अरबों खरबों का वैसा वेलफेयर का काम करते हैं, वो समाज कल्याण का काम करते हैं, भूखों को खाना खिलाते हैं। जो अरबों खरबों का हर दिन
आप सुबह चले जाइए जिन जिन को, और बहुत से लोग हजार लोग अपने घर में खाना बनाने के बजाय गुरुद्वारा में जाकर के दिल्ली के गुरुद्वारों में खाना खाते हैं। तो वो हजार लोगों को जो खाना देते हैं, दवा देते हैं, इलाज कराते हैं, उनको आप तनख्वाह दे रहे हैं। ये पब्लिक को वर्गलाने का काम है और कुछ नहीं है। और ये दोनों तरफ से हो रहा है, इसमें दोनों में बाजी लगी हुई है। कहीं ये समाज कल्याण का कोई काम नहीं है, ये कोई सम्मान का काम नहीं है, ये राजनीति है और सिर्फ राजनीतिक उद्देश्य से ये काम किए जा रहे हैं। मतलब हिंदू को साधना, सिख को साधना, मुसलमानों को साधना। नहीं, अब पहले अब आदिल की बारी है। आदिल, ये जो बुराई से बुराई के मुकाबले वाली बात है, ये क्या ये किया जा रहा है? देखिए, और क्या मुसलमानों का वोट जो है वो क्या कुछ खिसकता हुआ दिख रहा था, तब आप लोगों को पुजारियों की याद आई है? देखिए हुसैन भाई, सबसे पहले तो ये है कि, और देखिए जैसे अभी जावेद साहब बात कर रहे थे, कलीम साहब, ऐसे भी बातचीत हो सकती है। दिक्कत क्या है कि अरविंद केजरीवाल जी के कामों का मुकाबला भारतीय जनता पार्टी अपने किसी एक राज्य में नहीं कर सकती। मैं काम बताता हूं आपको। इन्होंने काम की बात की थी, इन्होंने भी काम की बात की, उन्होंने भी काम की बात की। दिल्ली के अंदर 200 किलोमीटर मेट्रो थी अरविंद केजरीवाल जी की सरकार आने से पहले। 450 किलोमीटर मेट्रो का विस्तार किया है। 10,000 किलोमीटर नया रोड बनाया है अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने। 38 नए फ्लाईओवर बनाए अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने। 5,000 से 7,000 पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेके आए हैं। उसके बाद 6800 किलोमीटर ड्रेनेज और सीवर लाइन डाली गई है। 4,000 किलोमीटर नया पाइपलाइन डाला गया। 3 लाख सीसीटीवी कैमरे बनाए गए हैं जो लगाए गए हैं, जो पूरी दुनिया के अंदर दिल्ली इकलौता शहर है जहां सबसे ज्यादा कैमरा लगाया गया है। आज स्कूलों के अंदर जब अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनी थी 22,711 कमरे, 24,000 कमरे थे। अरविंद केजरीवाल जी ने 22,711 नए स्कूल के कमरे बनाए हैं। ये हमसे बात करेंगे। इतना सारा काम करने के बाद भी पुजारी हम सबका साथ, सबका सम्मान, सबका विकास लेकर चलते हैं। आप तो भ्रष्टाचार में सर से पांव तक डूबे हुए लोग हैं। आदिल चलिए, शहजाद अपनी बात कहिए। हुसैन जी, आपने रिक्वेस्ट किया कि जिस प्रकार से कलीम साहब और अहमद जावेद साहब बात कर रहे हैं, मैं उसी प्रकार से बिना आवाज ऊंची करे, दोनों हाथ उठा के आवाज नीचे किए हुए थे ऐसे। हुसैन साहब देखिए, इस पूरी डिबेट में मैं डिसिप्लिन और मर्यादा दोनों रख रहा हूं। बहुत अच्छी बात है। और मैंने एक भी बार बीच में बोला इनके, ये इतने सारे बच्चे यहाँ बैठे हैं, ये भाजपा है। अब मैं अपनी बात रख सकता हूं 3 मिनट। इन्होंने कहा कि हमने बहुत सारे काम किए। मित्रों, इन्होंने कहा कि हम 500 नए स्कूल बनाएंगे, मतलब कि नई ट्रेन खोलेंगे तो नई ट्रेन अलग अलग जगहों पे होगी। अब ट्रेन नहीं लगाने के बदले या स्कूल नहीं खोलने के बदले हमने क्लासरूम बना दिया। अरे भाई, जहां पर स्कूल नहीं था वहां स्कूल बनाना था। 500 नए स्कूल के बदले 22,000 कमरे, और वो भी कमरों में क्या घोटाला किया कि टॉयलेट को आपने क्लासरूम बता दिया। अब बता दीजिए कि 500 नए स्कूल के नाम बताए उन्होंने? नहीं बताए। इन्होंने कहा कि 20 नई यूनिवर्सिटी, 2015 का वादा था। मैं कह रहा हूं कि 10 नई यूनिवर्सिटी के नाम ले लो। इन्होंने कहा था 24 नए अस्पताल, 24 नए अस्पताल के नाम बताए? अभी तक इन्होंने नहीं बताए। इन्होंने कहा था दिल्ली को प्रदूषण मुक्त करेंगे, पंजाब की पराली बंद करेंगे। प्रदूषण मुक्त हुआ क्या दिल्ली? नहीं हुआ। यमुना जी में 25 में डुबकी मारेंगे वरना वोट नहीं देना। ये कहा था कि नहीं कहा था? कहा था ना कि घर घर तक साफ पानी पहुंचाएंगे। कहा था कि नहीं कहा था? पहुंचा घर घर तक साफ पानी? नहीं पहुंचा। अब सुनिए, आप लोगों को जवाब देने की जरूरत नहीं है। हुसैन जी, सुनिए, बीच में नहीं, आपने उनको पूरा भाषण करने का मौका दिया। सुन लीजिए, 3 मिनट में से 2 मिनट बाकी है। अब सुनिए, उन्होंने क्या कहा। अभी पहली स्टेटमेंट, मेट्रो 200 किलोमीटर की थी लेंथ, उसको 400 किलोमीटर। अभी चेक कीजिए, मेट्रो क्या स्टेट गवर्नमेंट लगाती है कि केंद्र का प्रोजेक्ट है? भाई, मेट्रो स्टेट गवर्नमेंट का है ही नहीं, सेंट्रल मेट्रो देती है। अब बताइए, इतना झूठ बोल रहे हैं यहां पर, बच्चों को पागल समझ रहे हैं। तीसरी और आखिरी बात, देखिए, मैं तो कह रहा हूं कि बाकी सब चीजें छोड़ दीजिए, मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूं। जो अहमद जावेद साहब ने एक सैद्धांतिक बात की, और साहब मैं उसको एड्रेस करना चाहता हूं। अहमद जावेद साहब ने बिल्कुल सही कहा कि ये जो मौलाना है, इमाम है, या किसी भी धर्म के व्यक्ति को हम लोग जो सैलरी देते हैं या सम्मान राशि देते हैं, ये नहीं होना चाहिए। एक प्रकार से उन्होंने यही एनालाइज किया। ये बात बिल्कुल सही है अपनी जगह पर आप एक चीज नोट कीजिए कि केवल टेम्पल्स जो होते हैं, हिंदुओं के टेम्पल्स होते हैं, वो टैक्स भरते हैं। ना चर्च भरता है, ना मॉस्क भरते हैं। केवल हिंदुओं के संस्थान टैक्स भी भरते हैं और अपने ओर से सोशल प्रोजेक्ट्स भी चलाते हैं। फिर भी उनको स्टेट के, मैं आ रहा हूं कलीम साहब, पूरा सुन लीजिए, फिर भी पूरे स्टेट से अगर उनको कुछ दिया जाता है तो वो फिर भी जस्टिफाइड हो सकता है। और जहां तक सवाल है कि केजरीवाल जी ने, अभी केजरीवाल जी बताएं कि 1,000 रुपए प्रति महिला पंजाब में उन्होंने वादा किया था नहीं किया था 2022 में? अब कौन सी डेट है? 2024। आप इनसे सिर्फ इतना पूछिए, बाकी सब छोड़ दो। पंजाब में एलजी है क्या? पंजाब में बीजेपी है क्या? अब इनके वादों की असलियत इसी से परख लो।
पंजाब में कितनी महिलाओं को 1000 रुपए मिले हैं बता दीजिए, ये बच्चों को बता दीजिए। और आपने क्योंकि कहा वीडियो आपको देखना पसंद भी है, दिसंबर 2017 तक, दिसंबर 2000 एग्जैक्टली 22 महीने के अंदर दिल्ली के हर कोने के अंदर, दिल्ली की हर कॉलोनी के अंदर, सभी घरों के अंदर पाइप से दिल्ली में पानी पहुंच जाएगा। दिसंबर 2017 तक हर घर के अंदर, हर कॉलोनी के अंदर पाइप से पानी पहुंच जाएगा। पहुंचा क्या? पहुंचा क्या? पूछे इनसे, इसका जवाब नहीं देना है। इससे हिंदू मुस्लिम कौन करा रहा है आज आपके सामने? चलो ठीक है। नरेश यादव वाला चेक किया आपने? नरेश यादव वाला चेक कर लो, चेक कर लो, टिकट काटा गया कि खुद विड्रॉ किए? ठीक है, एक कोई चेक कर लो, कोई यहाँ पे बच्चा बैठा होगा, चेक करके बता दो नरेश यादव का टिकट कटा या उन्होंने खुद विड्रॉ किया? बता कलीम साहब जरा ये समझाइए कि डीएमआरसी जो है, दिल्ली रेल मेट्रो कॉर्पोरेशन, ये जो काम करती है, ये पूरा इसमें सेंट्रल का फंड होता है या दिल्ली सरकार इसको फंड कर रही होती है? कौन कर रहा है, अगर आप बता पाएं? ये पता नहीं क्यों नेशनल टीवी पे गलत बयानी कर रहे हैं। 50% स्टेट का है, 50% दोनों की कंट्रीब्यूशन है, केंद्र का है। अच्छा। नंबर एक। दूसरी बात ये जो वेलफेयर की बात की इन्होंने, खुद वक्फ जिसको कहते हैं, एक ये वो इंस्टीट्यूशन है जिसमें मुस्लिम्स अपनी प्रॉपर्टी दान करते हैं ये कहकर कि इस प्रॉपर्टी से जो आमदनी होगी वो वेलफेयर के लिए लगेगी। दिल्ली में जो वक्फ है उसकी इतनी प्रॉपर्टीज हैं कि एक टाइम पे उसकी 1 करोड़ रुपए महीना आमदनी हो गई सिर्फ रेंट से। उसमें क्या किया था, जो अमानतुल्लाह उसके वक्फ बोर्ड के चेयरमैन थे, उन्होंने 75 लोगों को एडॉक पर रखा था। इस सरकार ने उन 75 लोगों को निकाल दिया और आज फिर वो आमदनी 10 लाख से भी नीचे आकर रह गई। क्यों? क्योंकि जो टेनेंट हैं वो रेंट देते ही नहीं, उनके पास कोई लेने नहीं जाता, इसलिए वो रेंट नहीं देते। सच्चाई ये है कि अगर वक्फ बोर्ड का जो रेंट है, जो सरकार ने तय किया है, अगर वो ही मिल जाए तो ये तमाम मसाजिद के अइम्मा को और मुअज्जिन को तनख्वाह उसी से मिल जाएगी, सरकार को कोई ग्रांट नहीं देनी पड़ेगी। लेकिन चूंकि सरकार की नीयत साफ नहीं है और सरकार के जो एम्प्लॉई हैं, खासतौर से मैं डिविजनल कमिश्नर या उनके जो और ब्यूरोक्रेट हैं, मैं उस पर मेरा इशारा है। आज तक पिछले जब से आम आदमी पार्टी सरकार आई है, फुल फ्लेज सीईओ भी नहीं मिला दिल्ली वक्फ बोर्ड को। हमेशा एडिशनल चार्ज होता है, उनकी लीस्ट प्रायोरिटी होती है दिल्ली वक्फ बोर्ड। उसकी वजह से जो अच्छा खासे आमदनी कर सकता था इदारा, आज वो आमदनी नहीं कर रहा है। और एक और मजेदार बात बताऊं मैं आपको, उसके 3 एम्प्लॉय ऐसे हैं जो रिटायर कर गए और डेथ कर गए और उनको बेनिफिट नहीं दिया है। क्यों नहीं दिया है? चूंकि सीईओ है नहीं, सीईओ इसको प्रोसेस नहीं करता। अब बताइए, इंतकाल के बाद भी अगर आपको बेनिफिट ना मिले तो सरकार कितनी निर्मम होगी। तो ये मैं आदिल साहब से ये कहना चाहूंगा कि अपनी सरकार से आप ये चेक कराइए। 3 एम्प्लॉय मैं नाम ले सकता हूं उनका इंतकाल भी हो चुका है, उनको रिटायरमेंट बेनिफिट नहीं मिला है। ठीक है, दूसरी बात करीम साहब जरा शॉर्ट में। जी नहीं, मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि बीजेपी भी जिस तरह से ये हरियाणा में दे रही है मौलवियों को तनख्वाह, और अच्छी बात है ये, तो इसे दिल्ली में भी इसकी मुखालफत नहीं करनी चाहिए। चूंकि मुसलमान और खासतौर से जो ये मजहबी वाला जो तबका है, ये काफी गरीब है, इसे अपने अपलिफ्ट करने की जरूरत है और उसकी गुजारे के लिए जरूरी है कि कहीं ना कहीं से उसकी मदद आए। ठीक है। आदिल और शहजाद, मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा, जो यहाँ पर बच्चे आपको बैठ के देख रहे हैं, उनके पास भी बड़े सारे सवाल है। मैं अभी आपके पास आ रहा हूं, तो भाई सवाल अपने तैयार कीजिए और जल्दी से सबसे पहले आप आदि आबादी से सवाल ले लेते हैं। छोटा सा सवाल अपना नाम के साथ बैठ के पूछिए फटाफट। तो मेरा सवाल आदिल खान साहब से है प्लीज कि कहाँ आप शिक्षा और स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं। आज का तो तड़कता भड़कता टॉपिक ही हमारा पुजारी ग्रंथ सम्मान योजना है। तो जैसे कि केजरीवाल सरकार पुजारियों को पैसा देने का वादा क्यों कर रही है जब वह वर्षों से दिल्ली पर शासन कर रही है? क्या यह धर्म के आधार पर वोट बैंक की राजनीति का बड़ा खेल नहीं दिखता? बस लो बच्चा लो, बहुत है, बहुत अच्छा सवाल है। आदिल, सवाल का जवाब दीजिए प्लीज। देखिए, पहली बात तो यह है और बहुत छोटा सा टाइम, बहुत कम रह गया। बात तो है कि आपकी बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता। आप तो अस्पतालों की शिक्षा की बात नहीं, करते थे। बिल्कुल शिक्षा और अस्पताल पर बात होनी चाहिए। शायद इनको शिक्षा और अस्पताल की जरूरत ना हो, पर दिल्ली वालों को जरूरत है शिक्षा और अस्पताल की। दूसरी बात, अगर हम ये कहते हैं कि ठीक है, हम मान लेते हैं कि चुनावी मुद्दा है, तो ये भी उस मुद्दा को पूरा कर देना। ये बैठकर जो राष्ट्रीय चैनल पर झूठ बोल रहे हैं कि मेट्रो हमारी है, बताइए मेट्रो हमारी है, बताइए मेट्रो हमारी। अभी भाई साहब ने बता दिया 50% दिल्ली सरकार देती है। खामोश हो गए बेचारे। इन्होंने कहा पानी के लिए कुछ नहीं किया, पानी। अरे भैया, हमने तो 2422
2422 चलिए, आपने मान लिया कि कुछ नई चुनावी मुद्दे भी पाइपलाइन होते हैं बिछाई है पानी के लिए। ठीक है। आप क्या बात करेंगे? ठीक है। 4 रिकॉर्डिंग लेके बैठ जाते हो आप। मैं तो पूछ रहा हूं, अपनी रिकॉर्डिंग बताओ ना, जिस पे हाँ, मोदी जी ने को आपने ऑडियंस कहा का कि सवाल मोदी लेके आ रहा। कच्चे पक्के हिंदू हैं, ठीक है। उसको दिखा दो एक बार बच्चों को। ठीक है, दिखा आदिल दो, आदिल आदिल उसको एक भी और हम सुन सवाल ले लेंगे। लेते हैं पीछे से, जरा उनको उन तक चलो यहाँ नाम अपना बताइए और फट से सवाल पूछिए। सर, मेरा नाम अविनाश है। सर, आपने बोला कि इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, मेट्रो बनाए हैं, लेकिन क्राइम का क्या सर? क्राइम अभी भी मैं इस पर बोलूंगा। टॉप 10 सिटीज में नंबर 1 पे अकॉर्डिंग टू टाइम्स ऑफ आपने इंडिया। शहजाद साहब की मुश्किल बढ़ा दी इस सवाल एक मिनट, एक मिनट। एक आध सवाल और ले लेते हैं, एक आध सवाल और ले बढ़ गई। लेते हैं। तीसरा बच्चे को दीजिए। इसका जवाब मैं एक मिनट, दूंगा। आ रहा हूं। इसका जवाब मुझे देना है। बिल्कुल देना है जवाब आपको। क्योंकि रूलिंग पार्टी आम आदमी पार्टी है, तो मेरा सवाल भी रूलिंग पार्टी से ही होगा। आप कह रहे हो एजुकेशन की बात करते हैं, पिछले 2 साल में दिल्ली में 3 लाख बच्चों को स्कूल से एक्सपेल कर दिया। 60% स्कूल्स ऐसे हैं दिल्ली सरकार के जहां पे प्रिंसिपल्स की वैकेंसीज हैं, जहां पे टीचर्स की वैकेंसीज हैं। आप पानी की बात कर रहे हो, दिल्ली जल बोर्ड में 70,000 करोड़ के लॉस में चल रहा है दिल्ली जल बोर्ड। और बात करूं अगर मेरे सवाल की, तो क्या आपको नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी कन्वीनियंस की पॉलिटिक्स करती है? जब पॉलिटिक्स में आना था तब वक्फ का साथ देते थे। बहुत लंबा हो गया। और आज जब माइनॉरिटी का साथ छूट रहा है तब आरएसएस के पास जा अच्छा, रही है माइनॉरिटी का साथ छूट रहा है। लाइए आदिल साहब। देखिए, दो सवाल आए हैं, मैं दोनों का जवाब दे देता हूं। हुसैन जी, मेरे साथ तो अन्याय हो रहा है। देखिए, नहीं, बिल्कुल अन्याय नहीं हो रहा आपके साथ। अंदर रूलिंग पार्टी चूंकि वो है, इसलिए मेरे भाई, दिल्ली के अंदर लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी की है, और कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी सीधे तौर पर गृह मंत्री जी के पास है, क्योंकि एलजी साहब गृह मंत्री को रिपोर्ट करते हैं। आज दिल्ली को रेप कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है। भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री के घर से 20 किलोमीटर के दायरे में रोज गोलियां चल रही हैं, अपहरण हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं। अपहरण की राजधानी इन्होंने बना दी, रेप की राजधानी बना दी, बच्चियों के साथ रेप हो रहा है। इनको तो शर्म में डूब के मर जाना चाहिए, एक बात। दूसरा, आपने पूछा, आपने बोला कि आपका सवाल क्या था? चलिए वो सवाल जाने देते हैं। नहीं, उस पर जावेद साहब, आप जरा ये बताइए। 3 लाख बच्चों को स्कूल से हाँ, मैं वही कह रहा हूं कि ये देखिए क्या है कि आप जो नहीं, बीजेपी जिम्मेदार नहीं। आपने पूछा कि प्रिंसिपलों की भर्ती क्यों नहीं हो रही है, आपने यही बोला ना। और इन्होंने, भाई साहब ने बोला कि सीईओ को परमानेंट क्यों नहीं लगाया जा रहा है। आपको शायद पता होना चाहिए कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था, जिसमें कहा था कि ट्रांसफर और पोस्टिंग की पूरी पावर जो है दिल्ली सरकार के अंदर होनी चाहिए। रात के अंधेरे में पार्लियामेंट से चोरी से काला बिल ले आए थे और सारी पावर छीन के एलजी साहब को दे दिया। चलिए, ठीक है। साहब ने दिल्ली के अंदर बैठ के दिल्ली को बर्बाद करने की कसम खाई है। मैं भी इनसे सिफारिश कर रहा हूं कि भैया, हाथ जोड़ के कह रहा हूं, आदिल देखिए, टाइम खत्म हो रहा है। हाथ जोड़ के कह रहा हूं, सीओ दिला दो। मैं तो यही कह रहा हूं कि दिल्ली के अंदर पूरे अधिकारी ही दिला दो, पर ये नहीं दिलाएंगे। आदिल साहब बर्बाद करना चाहते हैं, ठीक है, आ रहा हूं, तबाह करना चाहते हैं ये लोग। जावेद साहब, जरा एक बात यह समझाइए कि इस पूरी सियासत में जो दिल्ली का जो मुसलमान है वो कहां पर खड़ा है, वो किस तरफ जाता हुआ दिख रहा है आपको? दिल्ली के मुसलमानों में केजरीवाल से नाराज़गी है। हाँ। आप पार्टी से नाराज़गी है, और वो इसी किस्म की बातों की वजह से, जो जिस तरह से अपना कैरेक्टर बदल रही है आप पार्टी, चाहे वो जवाब में बीजेपी के जवाब में बदल रही हो, मगर बीजेपी के जवाब में बीजेपी का ही तरीका इख्तियार करने से दिल्ली के मुसलमानों को नाराज़गी है। बीजेपी के जवाब में बीजेपी का तरीका कम से कम नहीं अपनाना चाहिए। ये इस तरह के जो एजेंडे हैं वो ज़ाहिर फ़िरक़ा परस्ताना हैं या इंसेंटिववाद है, झूठे बहलावे हैं, ये नहीं करना चाहिए। उनको अपने एजेंडे पे रहना चाहिए, यही चाहती है दिल्ली की जनता। इस पूरे खेल में कांग्रेस कहां है? कांग्रेस तो खुद उसने खुदकुशी कर ली है। वापसी कुछ होती हुई दिखाई दे रही है। सच्चाई ये है कि कांग्रेस की जो स्टेट लीडरशिप है वो बिल्कुल पूरी तरह से नाकाम है। अच्छा, वरना उसे अच्छा मौका था, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने जो पिछले 5 साल में जो रवैया रहा है वो मुसलमान उससे बहुत नाला है। आम आदमी पार्टी ने बाकायदा बात की थी कि हम 250 स्कूल बनाएंगे, उन मुस्लिम बैकवर्ड इलाकों में एक भी स्कूल नहीं बनाया और प्रोजेक्ट शुरू करके बीच में रोक दिया। इसी तरीके से दिल्ली वक्फ बोर्ड को जो जानबूझ के बर्बाद किया है, एलजी ने तो किया है, लेकिन दिल्ली सरकार ने उससे ज्यादा किया है। ठीक है, उसको बहुत कम तवज्जो दी है। और तीसरी बात, जो मुसलमानों की और जो वेलफेयर हो सकती थी, जो उन्होंने वादा करा था कि हम उसमें टेक्निकल इंस्टीट्यूट जो बना रहे हैं उसके सब सेंटर्स वहां बनाएंगे, या मुसलमानों के ताल्लुक से जो जितनी भी, खास तौर से जैसे ओखला की बात करें, घर घर पानी जाएगा, पूरी विधानसभा में 10% लोगों के घरों में भी पानी नहीं आता। चलिए, ठीक है। अब इसको तो इसलिए दिल्ली का मुसलमान आम आदमी पार्टी से नाराज है, लेकिन क्योंकि कांग्रेस इसको आगे कोई पोजीशन में नहीं है, प्रोएक्टिव कोई उसके पास स्कीम नहीं है। अच्छा। इसलिए मुझे लगता है
कि अल्टीमेटली फिर दिल्ली का मुसलमान जो है आम आदमी पार्टी उसके पास ऑप्शन रहेगी। शहजाद, सिर्फ 2 मिनट का वक्त अब आपके पास है, बोलिए अब आप। कलीम साहब की बात बिल्कुल सही है कि मेट्रो में स्टेट और सेंटर की 50-50% शेयरिंग होती है, पर यह भी फैक्ट चेक कर लीजिए कि यहां दिल्ली में इन लोगों ने ना मेट्रो के लिए ना आरआरटीएस के लिए अपने पैसे दिए, तो 13,000 करोड़ फेज 4 मेट्रो के लिए सेंटर लगा रही है, इन्होंने दिए नहीं है, इन्होंने सारे पैसे विज्ञापन पे खर्च किए। आप गूगल करके चेक कीजिए, अभी इन्होंने कहा कि नरेश यादव का टिकट काटा, ये न्यूज रिपोर्ट है, नरेश यादव ने टिकट प्लीज चलाइएगा नहीं, टाइम खत्म हो रहा है। प्लीज हुसैन जी, आप इनको तो डिस्टर्ब नहीं, नहीं, आप उसको वीडियो का ना ऊपर बात करो, हम वीडियो दिखा देंगे। अभी इन्होंने बोला कि स्कूल का मॉडल बहुत अच्छा है, बता दीजिए, स्कूल का मॉडल बहुत अच्छा है। सुनिए, दिल्ली हाई कोर्ट मई 2024, आप लोगों को नेशनल इंटरेस्ट की कोई परवाह नहीं, सिर्फ सेल्फ इंटरेस्ट की परवाह है। स्कूल की स्थिति देखिए, स्कूल में लाखों बच्चे टिन के डब्बों में एजुकेशन कर रहे हैं। इनसे पूछ लीजिए कि 20 नई यूनिवर्सिटी जो बनाने की बात की थी, 10 नई यूनिवर्सिटी के नाम बता दे, नहीं बता पाएंगे। और आखिरी में मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि इन्होंने तो कहा कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, तो शीला दीक्षित को काहे गाली देते थे? अगर लॉ एंड ऑर्डर सेंटर का मामला है तब शीला दीक्षित को गाली देते थे। और आज बता दीजिए कि पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के लिए कौन जिम्मेदार है? वहां पर एलजी है, वहां पर एलजी है। मैं किसी के बीच में नहीं बोला, चलिए ठीक है, पंजाब में तो कोई एलजी, लेकिन आपका टाइम ज्यादा हो रहा है। 10 सेकंड और। पंजाब में गोल्डन टेंपल के बाहर फायरिंग हो रही है, सिद्धू मूसेवाला को मारा गया, वहां पर इंटरनेशनल कबड्डी प्लेयर को मारा गया, वहां पर नशा के मामले। चलिए, बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच का जो सियासी मुकाबला है उसमें दिल्ली की आवाम आने वाले वक्त में फैसला करेगी। लेकिन आपको यह प्रोग्राम कैसा लगता है, इसके बारे में आप मुझे सीधे बता सकते हैं mail@indiatvnews.com के जरिए, और आप सीधे मुझसे जुड़ सकते हैं @DHusainRizvi के जरिए। दिल्ली की राजनीति में पुजारियों और ग्रंथियों की एंट्री बता रही है कि केजरीवाल दिल्ली में बीजेपी को उसी धर्म की पिच पर ले आए हैं जिसके लिए बीजेपी को अजय खिलाड़ी माना जाता है। इमामों की सैलरी का मुद्दा बीजेपी हमेशा से उठाती रही है। ऐसे में पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना बीजेपी की गले की फांस भी बन सकती है। तो दिल्ली के सियासी मैदान से आउट हो चुकी कांग्रेस का धर्म संकट अभी इन होने का है। दिल्ली में ओवैसी साहब भी सियासी खेल को और दिलचस्प बना रहे हैं, लेकिन दिल्ली के लिए खेले जा रहे इस राजनीतिक खेल में दिल्ली वाले कहां हैं? उनकी जिंदगी, उनका रोजगार, उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई, उनकी दवाई, उनकी हवा और उनका पानी, जमुना की कहानी कहां है? नतीजा फिर वही होगा। सुना है साल बदलेगा, परिंदे फिर वही होंगे, शिकारी जाल बदलेगा, वही हाकिम, वही गुर्बत, वही कातिल, वही गासिब। बताओ कितने सालों में हमारा हाल बदलेगा? बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।